नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। 74 दिन आंदोलन के 11 दौर की बातचीत और परिणाम चक्का जाम। कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों ने 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 3 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर देशव्यापी चक्का जाम किया, जिसका सबसे ज्यादा असर 3 राज्यों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में दिखाई दिया, जिनकी सीमाएं दिल्ली से जुड़ती हैं। इन राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने स्टेट और नेशनल हाईवेज को जाम कर दिया। लुधियाना में चक्का जाम के दौरान एक ट्रैक्टर के आग लगे झंडे में भिंडरा वाले जैसे शख्स की तस्वीर लगी हुई थी। बेंगलुरु में यहां पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली में आईटीओ के बाद शहीद बाग में कुछ प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए तो पहले से सतर्क पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाकी कुछ और छिटपुट घटनाओं को छोड़कर चक्का जाम के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई। इस दौरान एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सर्विस वाले वाहनों को नहीं रोका गया। 3 घंटे का चक्का जाम शांति से खत्म हो गया। तो 26 जनवरी को लाल किले की हिंसा के बाद शायद पुलिस और किसान दोनों ने यह सबक लिया। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसान और सरकार के बीच बातचीत की गाड़ी का चक्का अभी भी जाम है। चक्का जाम होने से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। कृषि कानूनों पर आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच बातचीत के सारे चक्के कितनी बुरी तरह जाम हैं, ये तस्वीरें देखिए और महसूस कीजिए। आज दोपहर 12 से 3 दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर देश भर में जगह जगह किसान सड़कों पर उतरे और रास्ते ब्लॉक कर दिए। ये चक्का जाम कृषि कानूनों के विरोध में तो था ही, लेकिन इस चक्का जाम के जरिए किसान कई अन्य मुद्दों पर भी अपना विरोध जताने सड़कों पर उतरे, जैसे कि आंदोलन स्थलों पर इंटरनेट बैन, किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर, आंदोलनकारी किसानों को लीगल नोटिस, बजट में कृषि बजट आवंटन में कमी जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। और 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के बाद से कई किसानों के ट्रैक्टर जब्त करने की कार्रवाई। सरकार है ना, ये ना किसानों का ना दाबने का काम कर रही है। अगर सरकार नहीं मानी तो ना इस तरह ना उसको दिखाया जा रहा है कि हम इसको ना परमानेंट भी बंद कर सकते हैं। हमने तो एक मैसेज देना, चक्का जाम तो भारत सरकार ने कर रखा है। 13 सिक्योरिटी लेयर लगा रखी है। जैसे पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पे भी इतनी फेंसिंग नहीं है जितना उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पे फेंसिंग लगा रखी है। अच्छा। हमारा तो एक सरकार को चेतावनी है कि 3 घंटे का सांकेतिक सिंबॉलिक एक ये चेतावनी है कि जो तीनों कानून जो आप लेके आए थे इनको वापस लो। किसान संगठन कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत में सुलह के सारे रास्ते बंद पड़े देख उन्होंने चक्का जाम का रास्ता चुना है। लेकिन चक्का जाम के दौरान इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, स्कूल वगैरह को रास्ता दिया गया। चक्का जाम के दौरान शांति बनाए रखने की अनाउंसमेंट की जाती रही। इसी का नतीजा था कि कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं आई। कई जगह पर चक्का जाम में फंसे वाहनों में बैठे लोगों को किसानों ने खुद पानी और खाना ऑफर किया। यहाँ लाखों की भीड़ है जी, बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। यहाँ ऐसी कोई वो नहीं है जंगबाजी, और सब अपने आराम से बैठे हैं। किसी की मजबूरी है वो सब भी समझ रहे हैं। कोई पीड़ित है या मरीज है या कोई ज्यादा इमरजेंसी है उसको जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं सावधानियों का, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में किसानों ने चक्का जाम नहीं करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद ट्रैक्टर के चक्के जाम करने के जो इंतजाम दिल्ली की सीमाओं पर किए गए, उससे अंदाजा लगता है कि पुलिस अगर चाह ले तो एक ट्रैक्टर भी दिल्ली में नहीं घुस सकता। दिल्ली पुलिस के जवानों की ऐसी मुस्तैदी देखकर आज राकेश टिकैत भी बेहद प्रभावित नजर आए। देश के मिट्टी को कोई छू नहीं सकता, जवान इसकी रक्षा करेगा। आ गया है किसान और जवान, आ गया है दोनों, कोई नहीं छू सकता। अब ये मिट्टी पूर्ण रूप से जवानों के हवाले है। सबको प्रणाम है आपका। इसी तरह वो था कि आज आ गया मेरा जवान मेरे खेत की रक्षा करेगा। बड़े ही अरमानों से आपने खेत बनाया था। नहीं, किसानों को, जवानों को दे दिया। अब मैं सुरक्षित हूँ। मेरे देश का किसान सुरक्षित है कि मेरे खेत की रक्षा जवान करेगा।
फूल उधर लगाए थे। होगी आधी जीत होगी। अब खेत पे कोई कब्जा नहीं करने का, जवान उसकी रक्षा करेगा। धन्यवाद। दिल्ली में 50,000 जवानों की तैनाती, कई मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदी और जगह जगह बैरिकेडिंग का ही नतीजा था कि आईटीओ के पास कुछ 50-60 लोग किसान आंदोलन के समर्थन में जुटे तो उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। बाकी पूरे देश में 3 घंटे का चक्का जाम बिना किसी हिंसा के खत्म हो गया। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। चक्का जाम खत्म होने के बाद राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। टारगेट 2 अक्टूबर तक है हमारा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम बढ़ाएंगे। सरकार समझ जाए हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कंडीशनल बात नहीं होगी, बात प्लेटफॉर्म जब बराबर में हो जाएगा जब बातचीत होगी। आज के चक्का जाम और राकेश टिकैत के बयान ने आंदोलन को लेकर 2 कंडीशंस साफ कर दी हैं। पहली ये कि तीनों कानून रद्द होने से कम पर कोई समझौता नहीं होगा और दूसरी ये कि सरकार को कानून बनाकर एमएसपी की गारंटी देनी होगी, वरना आंदोलन जारी रहेगा। सरकार की जब समझ में आ जाए, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, जब वो बात कर ले। हमारी कमेटी भी वही है, हमारा पंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलत फहमी में ना पड़े, ना मंच बदलेंगे ना पंच बदलेंगे। वे कील बोएंगे, हम फसल बोएंगे। शायद ये चक्का जाम की इन देशव्यापी तस्वीरों का ही नतीजा है कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद राकेश टिकैत की जिन आंखों में आंसू थे, उनमें आज अंगारे भड़क रहे थे। उनकी जुबान सरकार के खिलाफ शोले उगल रही थी। 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है। सरकार को अगर समझ में आ रही हो तो किसानों से बात करें, एमएसपी पे कानून बनावे, 3 कानूनों को वापसी ले। जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। चक्का जाम खत्म हो गया, लेकिन इस एम्बुलेंस की तरह किसानों ने सरकार से बातचीत का जाम खोलने के रास्ते खुले छोड़े हैं। लेकिन बातचीत की राह इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि अब रास्तों में कई कीलें हैं। विरोध के बैरिकेड्स हैं। दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट बंद है, लेकिन आंदोलन की सीमाएं लगातार बड़ी होती जा रही हैं। या तो बिल वापसी ले, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो काम हमारे पास में भी है, आंदोलन जारी रहेगा और हम देश में यात्रा करेंगे। हम निकलेंगे देश की यात्राओं की तरफ। पूरे देश में आंदोलन होगा, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन होगा पूरे देश में। किसान मानने को तैयार नहीं, सरकार और ज्यादा झुकने को तैयार नहीं, तो ये गतिरोध खत्म कैसे होगा? ऐसे कैसे चलेगा और आखिर कब तक चलेगा? आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन को 74 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आंदोलन खत्म होने के कोई आसार अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। चक्का जाम का ज़्यादा असर तो नहीं दिखा, लेकिन किसानों को कानून वापसी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। तो अब सवाल यह है कि आंदोलन किस दिशा में आगे जाएगा। राकेश टिकैत ने किसानों की मांगे मंजूर करने के लिए सरकार को 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है और ये साफ साफ कह दिया है कि जब तक कृषि कानून खत्म नहीं होंगे तब तक किसान आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। आंदोलन के रोड मैप पर आज तक ने राकेश टिकैत से यह खास बातचीत की है। आज आपने 3 घंटे का चक्का जाम का ऐलान किया था। आपने पहले भी कहा था कि कोई भी हादसा नहीं होगा और ऐसा ही हुआ, कहीं पर भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो आपको लगता है चक्का जाम सक्सेसफुल रहा? नहीं, ठीक रहा बिल्कुल। और जहाँ झगड़े की हमको आदत थी, कुछ लोग गलत तरीके से तिरंगा झंडा लेके और हमारे किसान संगठन का झंडा लेके, हमको उनको जानकारी होगी थी कि गलत लोगों के हाथों में झंडा चला गया और वो गाड़ियों के शीशे तोड़ने का काम करेंगे और वो मीडिया में एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। तो हमने पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का वो वापसी ले लिया था। ये कई जगह घटना ये होनी थी, पुख्ता सबूत हमारे पास में थे। आप कब तक यहाँ पे बैठे रहना चाहते हैं? आपको लगता है सरकार से बातचीत होने की संभावना आपको लग रही है अभी? हमारे 3 इशू हैं। बिल वापसी हो जाए, एमएसपी पे कानून बने, जितने आंदोलन के दौरान के मुकदमे हैं, जो लोग बंद हैं, वे सब रिहा हो।
इस समय बार बार कई मंत्री भी कहते हैं कि हम तो एक फोन कॉल दूर हैं, आप हमसे बात तो करिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इशू एक फुटबॉल का इशू सा बन चुका है। आप लोग कह रहे हैं कि आप हमारी सरकार बात नहीं मानती, सरकार कह रही है हम तो बातचीत करना चाहते हैं। इसका लॉजिकल सॉल्यूशन क्या लगता है आपको? ऐसे न, सरकार जब चाहेगी जब ही बातचीत भी हो जाएगी और काम भी हो जाएंगे। सरकार अभी चाह ही नहीं रही, तो हमने भी अक्टूबर का टाइम है हमारे पे, 2 अक्टूबर तक का टाइम है, तो सरकार को दे दिया, अपना सोच समझ ले। हमें भी देश में बहुत हिस्सों में जाना है, तो वहाँ पे भी पंचायतें हमको करनी है, क्योंकि 40 लाख ट्रैक्टर जोड़ने हैं हमको भी। जोड़ेंगे 40 लाख ट्रैक्टर देश से। आप यहाँ पे जैसे सिंगू पे, टीकरी पे आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे या अभी कुछ ऐसी मंशा है कि कुछ लोग वापस जाएं और कुछ लोग आएं, ऐसा कुछ है? तो आएंगे भैया, परमानेंट थोड़ा बैठे हैं ये तो अपने गांव चले जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, ये चले जाते हैं, अपना खेत का काम भी करते रहेंगे ये। लेकिन 2 अक्टूबर आपके हिसाब से डेडलाइन है? हाँ, उसके बाद में आगे का प्रोग्राम फिर बनाऊंगा। क्या आप सरकार में से किसी से फोन पे बात करना चाहेंगे? ना, हमें तो जरूरत है नहीं फोन पे बात करने की। हाँ, और अगर कोई मंत्री यहाँ आके बात करना चाहे तो? नहीं, बात करने की कहाँ जरूरत है, तो 3 इशू है ये, इस पे अपना वो बना ले, और जब उनकी मनसा हो जाए कि हम तैयार हैं, हमारे जो पंच हैं उनको बुलवा ले जैसे बुलवाते थे। तो इस समय सरकार जो 3 मांगे हैं किसानों की, अगर उसको पूरा करती है तो आके इनसे बात कर ले, नहीं तो इसी तरह से शांतिपूर्वक यह आंदोलन चलता रहेगा। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता टिकैत से बात कर रही थी। करीब 2.5 महीने से जारी आंदोलन में अलग अलग कारणों से अब तक 100 से ज़्यादा किसानों की मौत का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा तो ये है कि अब तक आंदोलन में 170 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार के पास इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल यानी कि शुक्रवार को संसद में लिखित उत्तर देकर ये बताया था कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में आंदोलनरत किसानों की मौत के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 व्यक्तियों की मौत और 1 के आत्महत्या करने की जानकारी अवश्य दी है। एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार आंदोलन में मृतक किसानों के परिवारों को किसान कल्याण कोष से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर सुर्खियों में रही। 25 फरवरी को दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल एक किसान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस किसान के शव को तिरंगे में लपेटकर शमशान ले जाया गया, जिसके बाद पुलिस ने किसान के परिवार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। गाजीपुर में आंदोलन के दौरान रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले किसान बलविंदर सिंह का शव जब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में उनके घर पहुंचा तो लोगों ने तिरंगे में लपेटकर उनकी अंतिम यात्रा निकाली। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखकर पीलीभीत पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में मृतक किसान की मां और भाई समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। हम लोगों की जानकारी में आया है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ दिल्ली में गाजीपुर थाना क्षेत्र में, वहाँ पर मुकदमा भी लिखा है और शिनाख्त होने के बाद उनका परिवार उनके शव को लेके घर आए और यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान ये फोटो और वीडियो वायरल हुई कि उस तिरंगे में लपेटा गया है, तो ये एक तिरंगे का अपमान है। यह जानकारी होने पर हम लोगों ने उनके परिवार वालों के खिलाफ जिन लोगों ने ये किया है और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है, उसकी विवेचना हो रही है और जिन लोगों ने इस तरह का काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दर्ज एफआईआर में लिखा है कि शव पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा रखकर अंत्येष्टि के लिए ले जाया गया। ये जुर्म राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत आता है, जिसके तहत 3 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। मृतक के परिवार को ना तो इस कानून का पता है और ना ही उस शख्स के बारे में जिसने शव को तिरंगे में लपेटा। हम लोगों को तो कोई मामला मालूम ही नहीं है। हम लोग तो खुद ऐसी स्थिति में थे, किसने डाल दिया, इतनी भीड़ थी कैसे, हम लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। पुलिस ने लिख दिया, हम लोगों को तो कोई चीज़ का मालूम ही नहीं है। इससे पहले 26 जनवरी को आईटीओ पर ट्रैक्टर पलटने से मारे गए किसान के शव को तिरंगे में लपेटकर प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया था। तिरंगे को हथियार बनाकर आज राकेश टिकैत ने भी सरकार पर व्यंग बाण चलाए। तिरंगे को हम मानते हैं,
हमारे बच्चों की शहादत तिरंगे में होती है, गांव में तिरंगे में लिपट काटता है, तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि अगर आंदोलन करने वाले किसान के शव पर तिरंगा लपेटा जाता है तो यह किसानों की देशभक्ति का प्रतीक है, न कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। मृतक किसानों के शवों को तिरंगे में लपेटे जाने पर हमारा कानून क्या कहता है, इसकी जानकारी हमें भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में भी मिल जाती है। इसके अनुसार अंतिम संस्कारों में तिरंगे का इस्तेमाल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जैसे शहीदों के अंतिम संस्कार में या फिर किसी राजनेता के निधन पर, जिसे सरकार राष्ट्रीय या राजकीय शोक घोषित करे। इसके नियम भी विशेष हैं, जैसे कि तिरंगे के केसरिया रंग को सर की तरफ और हरा रंग पैर की तरफ रखना होता है। साथ ही न तो तिरंगे को शव के साथ आप जला सकते हैं और ना ही इसे दफनाया जा सकता है। तो ये नियम है और इसी कारण किसान के परिवार पर मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। बहुत छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक। आज बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बड़ा चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखा दी। जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता के 10 साल के शासन पर जोरदार हमला किया। नड्डा ने कहा, बंगाल में केवल सरकार का नहीं बल्कि सोच में भी बदलाव का समय आ चुका है और इसकी जरूरत है। ममता ने अपना ही नारा मां, माटी और मानुष का अनादर किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मां को लूटा गया, माटी का अनादर किया गया और मानुष की रक्षा नहीं की गई। बंगाल में केंद्र सरकार की नीतियों को रोका गया। केंद्र की योजनाओं को ममता बनर्जी ने हमेशा नकारा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नादिया से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो जवाब में डीएमसी ने जन समर्थन यात्रा निकाल दी और आरोप लगाया कि बीजेपी झूठ के सबसे बड़े राजनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रही है। ममता जाएगी, कमल खिलेगा और यहाँ पर भी किसान का सम्मान होगा। नदिया के नवद्वीप में शक्ति प्रदर्शन के तमाम रंग के बीच बंगाल में बीजेपी के परिवर्तन रथ का पहिया आखिरकार घूम ही गया। जनसंवाद और बंगाल की जनता से सीधे जुड़ने वाली इस यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई। बीजेपी परिवर्तन रथ से ममता के बंगाल में अपना विजय पथ तैयार करने की रणनीति बना रही है। खास तौर से रथ यात्रा के लिए बीजेपी ने चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली नवद्वीप को चुना है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने भले ही इजाजत नहीं दी हो, लेकिन रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो चुकी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में ये रथ यात्रा जाएगी। 5 चरणों में पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के झंडे को हिलाते हुए और इस तरीके से इस रथ यात्रा का शुभारंभ शंखनाद आज हो गया है। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी से ठीक पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये कैसी सरकार है? टोलाबाजी की सरकार, तानाशाही की सरकार। हमारे लगभग 130 लोग मारे गए हैं, 300 से ज्यादा लोगों पर अटैक हुआ है। ये कैसी सरकार है? इस सरकार को जाना हो। बीजेपी ने ममता बनर्जी के 10 साल के शासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप ये है कि न विकास हुआ, न मां, माटी, मानुष का नारा जमीन पर उतारा गया। बंगाल लेफ्ट के शासन से बाहर तो निकल गया, लेकिन हालात नहीं बदले। नड्डा दावा कर रहे हैं कि मई में बीजेपी आएगी और बंगाल में सब बदल जाएगा। परिवर्तन आएगा, कमल खिलेगा
टीएमसी जाएगी, ये तय हो चुका है। टीएमसी ने बाहरी बनाम बंगाली का नारा देकर बीजेपी के चुनावी रथ को थामने की कोशिश तो की, लेकिन नड्डा ने चुनावी कैंपेन में कई बार बांग्ला भाषा का इस्तेमाल कर चुनावी दांव चला। चाइना चाइना चाइना, हर एक बात में बोले होवे ना होवे ना होवे ना, क्या होवे ना? आयुष्मान भारत होवे ना? अरे आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का। चुनाव से पहले बीजेपी बंगाल के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 1 महीने तक चलने वाली अपनी रथ यात्राओं को गुजारने का प्लान बना चुकी है। पहली रथ यात्रा के आगाज के बाद 11 फरवरी के पहले कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप, झारग्राम और बीरभूम के तारापीठ से भी ऐसी ही रथ यात्राएं निकालने की योजना बीजेपी ने बनाई है। इस यात्रा का मकसद साफ है, बीजेपी बंगाल के ग्रामीण इलाकों तक परिवर्तन के नारे को बुलंद करना चाहती है। में नदिया के नवद्वीप पर मौजूद हूं। ये वही इलाका है जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ किया है। शंखनाद हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अपनी इस परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए क्या बीजेपी यहां की जनता के दिल में घर कर पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मौजूदा राजनीति ने यह दिखा दिया है कि यहां का रण बेहद भीषण रहने वाला है। बीजेपी इस रथ यात्रा के बहाने पूरे बंगाल में अपनी पहुंच बनाना चाहती है। यह बात टीएमसी भी समझती है और ममता बनर्जी भी। यही वजह है कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकली तो जवाब में टीएमसी ने जन समर्थन यात्रा निकाली। यानी बंगाल में तू डाल डाल मैं पात पात का खेल चल रहा है। नदिया में बीजेपी के परिवर्तन रैली के जवाब में टीएमसी ने बाइक रैली निकाली। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली हुई। सैकड़ों ट्रैक्टर सड़क पर उतारे गए। हुगली में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने हुए तो जमकर नारेबाजी हो गई। टीएमसी सरकार में मंत्री स्वप्न देवनाथ ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर तंज किया। टीएमसी सिर्फ जगन्नाथ रथ यात्रा को जानती और मानती है, बीजेपी की रथ यात्रा यहाँ नहीं चलने वाली। জগন্নাথের রথ, এবার কোন রথ? নবদ্বীপ থেকে রথযাত্রা শুরু করবেন জেপি নাড্ডা। আরে বললাম তো, রথ তো একটাই জানে, পুরীর রথ, মহেশের রথ, জগন্নাথের রথ। জগন্নাথের রথ আবার এরা কবে জগন্নাথ হলো আমার জানা নেই। बीजेपी बंगाल में इतिहास के महापुरुषों और उनकी विरासत को अपने साथ जोड़ती दिख रही है तो ममता कटाक्ष करती हैं कि जो महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करते वो सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं। बीजेपी पराक्रम दिवस मनाती है तो ममता जवाब में देश नायक दिवस। बीजेपी की रैलियों में भीड़ उमड़ती है तो ममता दोगुनी भीड़ जुटाने का दावा करती है। अमित शाह रोड शो करते हैं तो ममता पदयात्रा निकाल लेती है। बीजेपी 200 सीटों का सपना बुनती है तो ममता उन्हें 30 सीट जीतने की चुनौती देती है। टीएमसी बंगाल अस्मिता का नारा देती है तो बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड चलती है। नदिया से चित्रा त्रिपाठी और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के साथ साथ अपना रथ पश्चिम बंगाल की सड़कों पर दौड़ा दिया है। पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है? आखिर ममता के किले को बीजेपी कैसे भेदेगी? इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हमारी सहयोगी चित्रा ने बातचीत की है। भारी भीड़ देखकर गदगद जेपी नड्डा साहब इस वक्त आ चुके हैं मंच पर। आपको बता दें, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत उन्होंने कर दी है। जोशीला भाषण और उसके जरिए ममता बनर्जी को सरकार की कुर्सी से उखाड़ फेंकने की हुंकार। सर, सफल हो पाएगी बीजेपी? बिल्कुल। मैं जो देख रहा हूँ वातावरण, मैं बंगाल कई बार आया हूँ और मैं तब भी आया था जब मुझ पर अटैक हुआ था, उसके बाद भी आया था, 10 दिसंबर को भी आया था, 10 जनवरी को भी आया था। 10 दिसंबर से 10 जनवरी में जो मैंने फ़र्क देखा और आज जो मैं फ़र्क देख रहा हूँ, स्पष्ट बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। उन्होंने ममता जी को भेजने का तय कर लिया है और कमल को खिलाने का उन्होंने निश्चय कर लिया है। विकास चाहती है बंगाल की जनता, ये उत्पीड़न से आज़ादी चाहती है,
भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है और मुख्य धारा में शामिल होकर के जो एस्पिरेशंस वो अन्य स्टेट में मोदी जी के नेतृत्व में देख रही है वो बंगाल में भी उतारना चाहती है। गरीब जनता को जिस तरीके से उन्होंने गरीब रखा है और उनको हमेशा प्रताड़ित रखा है, उससे आज बंगाल अपने आप को निजात पाना चाहता है। लेकिन परिवर्तन रथ यात्रा को इजाजत नहीं मिली थी, उसके बावजूद बीजेपी अपनी रथ यात्रा अब निकाल रही है। ममता बनर्जी की सरकार की ओर से इजाजत क्यों नहीं दी गई, क्या नजर आता है? देखिए, वो प्रजातंत्र का गला घोटना उनका स्वभाव है, उनका कल्चर है, उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। इसलिए विचार की लड़ाई लड़ने की न उनमें ताकत है, न ही सामर्थ्य है, न ही इच्छा शक्ति है। और हम विचार की लड़ाई से उनको परास्त कर चुके हैं। बंगाल की जनता साथ जुड़ चुकी है। उन्होंने कभी परमिशन नहीं दी, कोई सी भी रैली की परमिशन नहीं दी है। वो तो कभी चाहते नहीं है कि यहाँ पर टीएमसी छोड़ करके या उनकी आवाज़ सुन करके कोई और किसी और की आवाज़ आ सके। ऐसे में आप लोग कह रहे हैं, अगर ऐसा होता नहीं तो उन्होंने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया था? अगर ऐसा होता नहीं तो उन्होंने मेरे नाम के साथ विश्लेषण लगा करके, विशेषण लगा करके बंगाल की संस्कृति को क्यों निरादर किया था? वो इस टेम्परामेंट के नहीं है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर माहौल बिगाड़ना चाहती है बीजेपी अपनी इस रथ यात्रा के जरिए, और जय श्री राम पर आप लोग लगातार ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब तानाशाही और तानाशाही मिजाज को जब जब चैलेंज किया गया है तो उन्होंने हमेशा इसी तरीके के आर्गुमेंट दिए हैं। गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटिशर्स भी यही कहते थे। उसके बाद भी कई सरकारें आई जिन्होंने तानाशाही को आगे बढ़ाया है। उनमें से ममता जी भी एक सरकार हैं। मिसेस गांधी ने भी एक बार इमरजेंसी में यही बातें कही थी। सब धाराशाही हो गए और यह भी इतिहास के पन्नों में इसी तरीके से दर्ज हो जाएगा। सर, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव पीएम चुनने का था, अभी सीएम चुनने का है, तो लोग ये भी पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री कौन होगा आपका? ये हम लोग हमेशा तय करते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी का विषय होता है। कई प्रदेशों में हम नेता डिक्लेयर करते हैं, कई प्रदेशों में हम नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कमल को मिलता है। रथ यात्रा जारी रहेगी। रथ यात्रा जारी रहेगी। हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला आप देखिए, बुलंदी देखिए, वो सब लोग जाएंगे। और मैं फिर बताना चाहता हूं, मैं जमीन से आया हुआ आदमी हूं। जब सही विचार लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं तो सब रास्ते खुल जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाने से पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मालदा में चुनावी सभा की, रोड शो किया, किसानों के साथ खाना भी खाया। इस दौरान जेपी नड्डा ने यह आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की किसानों से हमदर्दी झूठी है। इसके जवाब में टीएमसी ने जेपी नड्डा को दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों की याद दिलाई और ये कहा कि देश जानता है कौन हमदर्द है और कौन झूठी हमदर्दी दिखा रहा है। पश्चिम बंगाल में इस बार 200 प्लस का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी इस भीड़ से गदगद है। हर तरफ बीजेपी के झंडे, बैनर और पोस्टर, जय श्री राम के घोष करते जोश से भरे कार्यकर्ता। जेपी नड्डा का रोड शो लोगों से अटा पड़ा है। बीजेपी इसे परिवर्तन की आंधी बता रही है। खुद जेपी नड्डा का जोश देखिए। ये बताता है कि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, ममता जी का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। मालदा में लोगों ने छतों और बालकनी से बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन को परखा। कुछ लोग मोबाइल फोन पर रोड शो का वीडियो बनाते दिखे। रोड शो 1 किलोमीटर से थोड़ा कम था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ नड्डा का रोड शो खत्म हुआ। नड्डा ने माइक थामा तो एक साथ कई चुनावी कार्ड खेल दिए। न माटी बची, न मानुष बचा और मां की तो चिंता ही नहीं हुई। क्या किया? टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, इसकी
की सरकार बने। मित्रों, इन सब की छुट्टी करना तय किया है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के बीच जेपी नड्डा ने किसानों को भी साधने की कोशिश की। इस रोड शो से पहले बीजेपी अध्यक्ष ने शाहपुर गांव में किसानों के साथ खाना खाया और आरोप लगाए कि ममता बनर्जी ने राजनीतिक नफे नुकसान की वजह से किसान सम्मान निधि को बंगाल में लागू नहीं होने दिया। यानी नड्डा बीजेपी को किसानों का हितैषी साबित कर रहे हैं और ममता को किसानों का दुश्मन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आज तक लगभग 70 लाख किसानों को ये पैसा मिल जाता। कितना मिलता? एक एक किसान को 14,000 रुपए में। ममता जी चाइना होवे ना ममता जी, चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरे धमक के साथ अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में जुट चुकी है। उतनी ही ताकत और जोर टीएमसी की तरफ से भी है। टीएमसी ने बीजेपी को आईना दिखाया। दिल्ली में किसानों को सड़क पर बैठाने वाले बंगाल में किसानों का हितैषी बन रहे हैं। टीएमसी का दावा है कि ममता की किसान बंधु स्कीम पीएम के किसान सम्मान निधि योजना से कहीं बेहतर है। Mamata Banerjee's Bengal government has won 6 time Krishi Karman Puraskar award from central government. So how Nadda Sahib will justify this 6 Krishi Karman Puraskar given by central government towards Mamata Banerjee's Bengal government regarding farmers issue. नड्डा के दावों को टीएमसी ने चुनावी शोर करार दिया। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने कहा, ये बंगाल है, यहाँ राजनीतिक तमाशा नहीं चलता। और बीजेपी वालों याद रखो, बंगाल मांगो तो बंगाल की जनता तुम लोग को थप्पड़ देके चीर देंगे, मार देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। की करोगे हम ममता करोगे? बीजेपी पश्चिम बंगाल में परचम लहराने के लिए हर हथकंडा अपना रही है, तो टीएमसी किले को बचाने में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के नेताओं के तेवर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये चुनावी तल्खी और बढ़ेगी। कम से कम जुबानी जंग में कोई किसी से कम साबित नहीं होगा। मालदा से सूर्य अग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी आज शुभेंदु अधिकारी के गढ़ मेदिनीपुर में एक बड़ी रैली करने पहुंचे। इस रैली के मंच पर ही शुभेंदु पर अभिषेक का गुस्सा फूट पड़ा और वो बुरी तरह से भड़क गए। আমার আজকে এখানে সভা আছে, আমি 7 দিন 8 দিন আগে বলেছিলাম। ফেসবুকে আবার অনেকে ভিডিও ছাড়ছে যাতে আমি ভয়ে এখানে না আসি, আমাকে ভয় দেখাবে, আমাকে ভাবছে হয়তো ধমকে চমকে তর্ক করে ওই দুটো এমনি তো জোকারের মতো মুখ, তারপর আবার বড় বড় কথা আমাকে বলছে যে এলে দেখে নেবো, যদি না শুধরাও এই করবো তাই করবো। আরে তোর বাপকে গিয়ে বল বাড়ির 5 কিলোমিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, যা করার কর। আয় আয়, হিম্মত আছে, হিম্মত আছে। এই মেদিনীপুরের মাটিতে, তোমার মাটিতে, তোমার পাড়ায়, তোমার এলাকায় দাঁড়িয়ে তোমায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে যাচ্ছে। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। बंगाल के रण में आज जेपी नड्डा ने ममता पर जबरदस्त आरोप लगाए, तो जवाब में टीएमसी की तरफ से भी बीजेपी पर एक के बाद एक आरोपों के तीर छोड़े गए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में होंगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।